नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव कुमार निषाद है और जैसा कि आपने देखा कि संविधान के विकास क्रम का लेक्चर मैं पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। आपको 1773 से लेकर 1853 एक्ट तक बता दिया था। अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे 1853 एक्ट के बाद 1858 का एक्ट क्यों नहीं पढ़ाएं, 1857 क्रांति क्यों पढ़ाएं। तो यहाँ पे मैं 1858 के एक्ट को से पहले 1857 क्रांति इसलिए बता दिया क्योंकि ये जो 1858 का एक्ट है, ये आप सब समझ ही, अगर मैं उसके बाद पढ़ा देता तो आप समझ ही नहीं पाते, क्योंकि ये एक्ट पूरी तरह से 1857 क्रांति पे डिपेंड है। और अगर 1857 क्रांति अगर मैं नहीं बताता तो आप ये नहीं समझ पाते। इसलिए ये पूरी तरह से एक्ट जो था 1858 का, ये पूरी तरह से 1857 की क्रांति पे पूरी तरह से डिपेंड है, इसलिए ये बताना जरूरी समझ रहा था। इसलिए 1858 का जो एक्ट था वो मैं 1857 क्रांति पूरा समझाने के बाद 1858 के एक्ट को शुरू कर रहा हूँ। तो 1857 क्रांति आपके बीच में जा चुका है। आप इस चीज़ को बढ़िया समझें, इस चीज़ को पीछे करके रिवाइंड करके पीछे देखें और फिर आप मेरे 1858 के एक्ट को समझें। मेरे जो बनाए गए वीडियो हैं वो हर एक वीडियो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरा एक भी वीडियो देखने से पहले, यानी कि जो मेरा ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहा है उससे अनुरोध होगा कि वो मेरा पिछले वीडियो बनाया हुआ वीडियो देख ले, तभी जाकर के उस इस वीडियो का आनंद वो ले पाएगा, वरना उसको नहीं समझ में आएगा। इसलिए हर एक वीडियो जो है एक दूसरे से कनेक्ट है हमारा वीडियो। अब आइए शुरू करते हैं 1858 के एक्ट को। 1858 का एक्ट दोस्तों, तो 1858 का एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिस एक्ट को हमें कह सकते हैं 1857 की क्रांति का परिणाम है। 1858 का जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था, वो 1857 में क्रांति हुई थी, उसी के परिणाम स्वरूप आया था। उसमें बहुत मतलब ये अंग्रेजों को या महारानी विक्टोरिया को, महारानी ब्रिटेन के क्राउन को लग गया था कि अगर हम भारतीयों को यहाँ पे खुश नहीं किए तो हम पूरी तरह से, यानी अगर दोबारा ऐसा विद्रोह हुआ, इस बार तो हमने विद्रोह को काबू में कर लिया है, और अगर दोबारा ऐसा विद्रोह हुआ तो हम यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बहुत दिनों तक रह नहीं पाएंगे। इसलिए महारानी ने यह सोचा, यानी ब्रिटेन के क्राउन ने यह सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे भारतीयों को खुश करना यहाँ पे बहुत जरूरी था। इसीलिए 1858 का एक्ट कहीं ना कहीं भारतीयों के बारे में, भारतीयों के हित के बारे में ज़्यादा लाभप्रद है, यानी भारतीयों के बारे में ज़्यादा इस वीडियो में। अब अगर हम ये कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए 1858 का एक्ट क्या है, तो 1858 का जो एक्ट है एक एक्ट है 1857 की क्रांति का परिणाम है, या 1858 का यह एक एक्ट है जिस एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन के क्राउन ने अपनी कमियों को दूर किया था, और कहीं ना कहीं भारतीयों के हित के बारे में ज़्यादा बात थी इसमें। तो अपनी कमियों को छिपाते हुए, अपनी सारी कमियों को ईस्ट इंडिया कंपनी पे थोप दिया था इस एक्ट के माध्यम से। अब आइए समझते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है और इस एक्ट में क्या क्या विशेषताएं हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट जो पूछा जाता है, इस एक्ट को एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस, इस एक्ट को एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस कहते हैं। पहली विशेषता, अगर आपसे पूछा जाए विच एक्ट इज नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस, यानी किस एक्ट को एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस कहते हैं, तो बताएंगे 1858 की क्रांति, 1858 के जो एक्ट है, इस एक्ट को हम एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1800 इसमें कहीं ना कहीं भारतीयों के बारे में ज़्यादा बात की गई थी, भारतीयों के हित के बारे में सोचा गया था इस एक्ट में, इसीलिए इस एक्ट को हम बोलते हैं एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस। दूसरी विशेषता, इस एक्ट को महारानी विक्टोरिया का महारानी का घोषणा पत्र भी कहते हैं, या महारानी विक्टोरिया का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहते हैं। इस एक्ट के दो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता आपने देखा, इस एक्ट को एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस कहते हैं, दूसरा इस महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी इसे कहते हैं।
अब देखिए दोस्तों, दो चीज यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए 21 एक्ट को एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस कहते हैं, तो 1858 के एक्ट को। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसे कहते हैं? 1858 एक्ट। देखिए 1858 जब एक्ट आ रहा था तो उस समय लोगों ने या महारानी विक्टोरिया ने कहा कि अब देखिए जो भी आपके ऊपर अत्याचार हुआ, जो भी ये सब छूत या भेदभाव हो रहा था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। अब महारानी का छत्र छाया में आप आ गए हैं, यानी महारानी के छत्र छाया में आप हैं, वो सारी कमियां आप दूर की जाए। मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगा दिया, नहीं जो भी आपके ऊपर अत्याचार कर रहा था, अब महारानी के छत्र छाया में है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए इस एक्ट के माध्यम से तीसरी विशेषता ये की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करते हुए यानी भारत पर किसका शासन आ गया? ब्रिटेन के क्राउन का शासन आ गया। ब्रिटेन के क्राउन का शासन आ गया, शासन शुरू हो गया। यानी इस एक्ट के माध्यम से भारत पे ब्रिटेन के क्राउन का सीधा शासन शुरू हो गया और कंपनी को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को क्या समाप्त, कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया। और कंपनी को समाप्त करते हुए सीधे भारत पर ब्रिटेन के क्राउन का सीधे तरीके से शासन शुरू हो गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इसको समाप्त कर दिया गया। और उसके जगह पे एक अलग पद बनाया गया, इंडियन सेक्रेटरी यानी भारत सचिव। इंडियन सेक्रेटरी यानी भारत सचिव नाम का एक पद लाया गया। और भारत सचिव नाम का जो पद था, वो भारत सचिव नाम, ये जो पद, इसको सारे अधिकार दे दिए गए कि आप कुछ भी आप कर सकते हो। और भारत सचिव नाम का जो पद था, आप लोग थोड़ा साइलेंट रहिए, चुप रहो। भारत सचिव नाम का जो पद था उसे पूरा अधिकार प्रदान कर दिया गया। और वास्तव में जो भारत जो सचिव था, ये ब्रिटिश, देख लीजिए हो रहा है। अरे इंडियन सेक्रेटरी यानी भारत सचिव नाम का एक पद लाया गया। और वास्तव में भारत सचिव नाम का जो पद था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही आदमी था। अगर आप देखेंगे भारत सचिव जो पद बनाया गया था, एक ब्रिटिश कैबिनेट का एक आदमी था और इसे पूरा अधिकार प्रदान कर दिया गया, आप कुछ भी कर सकते हो। और इस भारत सचिव जो था, भारत इंडियन सेक्रेटरी था, इसको सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय यानी भारत सचिव को सलाह के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। भारत सचिव को सलाह देने के लिए 15 सदस्यों का एक परिषद बनाया गया। और इस 15 सदस्य में से ये कहा गया कि 8 जो होंगे ये क्राउन चुनेंगे, 8 का चुनाव क्राउन करेगा। और जो 7 होगा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। यानी कि बोर्ड, अब यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो डायरेक्टर करेगा। अब सवाल है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, ये तो समाप्त कर दिया गया था, तो ये कैसे 7 सदस्यों को चुनाव कर सकता है? हाँ, समाप्त कर दिया गया था, लेकिन थोड़ा सा अधिकार यहाँ पे दिया गया था कि जो 7 जो सदस्य चुन करके आएंगे सलाह देने के लिए इंडियन सेक्रेटरी को, ये 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही जो है होंगे। ठीक है, तो इस तरह से 15 सदस्य जो बनाए गए थे, ये भारत सचिव को सलाह देने के लिए हुए थे। अब देखिए, इस एक्ट के माध्यम से अगला प्रावधान ये आप याद रखेंगे, इस एक्ट के माध्यम से ये दावा किया गया, इस एक्ट के माध्यम से
दावा किया गया कि सिविल और सेना में भेदभाव को रोका जाएगा। इस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि जो सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम है और जो सेनाओं के साथ भेदभाव होता था उस भेदभाव को रोका जाएगा। और 8वां ये कहा गया जो यानी कि उन सारी कमियों को दूर कर दिया गया जो इससे पहले जितने भी कमियां थी उन सब कमियों को दूर किया गया। इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, ये जो यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो राज्य हड़पने की नीति थी, नीति को समाप्त किया गया। इस एक्ट के माध्यम से जो राज्य हड़पने की नीति थी यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, जो डलहौजी ने राज्य हड़पने की नीति लाई थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। राज्य हड़पने की नीति आपने देखा था कि बहुत सारे राज्य हड़पे जा रहे थे, तो अगर इसको ना हटाया गया होता तो कहीं ना कहीं लगता कि ब्रिटेन के लोग अभी भी हैं, मतलब तो इसीलिए राज्य हड़पने की नीति को भी समाप्त कर दिया, यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है डलहौजी ने लाया था। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि राज्य हड़पने की नीति किसने लागू की थी, तो राज्य हड़पने की नीति डलहौजी ने लाया था, तो राज्य हड़पने की नीति थी। अब इस एक्ट के माध्यम से अगला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आप ये याद रखेंगे, इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना। इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता ये है, इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके भारत का वायसराय बना दिया गया, यानी जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय घोषित कर देगा। और इस तरह से जो भारत का वायसराय बन करके आया वो आया था लॉर्ड कैनिंग। भारत का लॉर्ड कैनिंग जो था, और लॉर्ड कैनिंग जो था इस एक्ट के माध्यम से भारत का पहला वायसराय बन करके आया था। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का पहला वायसराय बना था, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग हो गया भारत का पहला वायसराय। इस एक्ट के एक बार फिर से विशेषताओं को हम फिर से समझाते हैं आपको। इस एक्ट को एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। इस एक्ट को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहते हैं क्योंकि महारानी ने पूरा घोषणा किया था। इस एक्ट के माध्यम से पूरे भारत पे ब्रिटेन के क्राउन का सीधे तरीके से शासन शुरू हो गया। इस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबको समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त किया गया, उसके जगह पे इंडियन सेक्रेटरी यानी भारत सचिव नाम का एक पद लाया गया। और वास्तव में जो भारत सचिव नाम का जो एक पद था ये एक तरह से ये उसे पूरा अधिकार दे दिया गया, आप कुछ भी कर सकते हो। और ये देखा जाए ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक आदमी रहता था जो भारत सचिव बनता था। भारत सचिव को अकेले नहीं कुछ काम कर पाता, यानी कि कोई भी आदमी अकेले कुछ काम थोड़ी कर पाए, इसीलिए उसको सलाह देने के लिए होता है हमारे यहाँ अभी भी। तो उस तरह से भारत सचिव जो बना उसको सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय परिषद भी बनाई गई, यानी 15 सदस्यों को परिषद बनाई गई और कहा गया कि 15 सदस्य होंगे वो भारत सचिव को सलाह देंगे। और ये भी कहा गया कि भारत सचिव में से जो 15 सदस्य चुन करके आएंगे वो 15 में से 8 ब्रिटिश के कैबिनेट डायरेक्ट चुनेंगे और ब्रिटिश जो लोग हैं यानी कि ब्रिटेन के जो क्राउन होंगे वो डायरेक्ट चुनेंगे और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो 7 लोगों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुनेंगे। इस एक्ट की अगली विशेषता ये है, इस एक्ट के माध्यम से ये दावा किया गया कि जो सिविल सर्विसेज और सेनाओं में जो भेदभाव होता था उसको रोका जाएगा, यानी जो भी इससे पहले सेनाओं में भेदभाव होते थे, बहुत भेदभाव होता था, उसको रोका जाएगा, ये दावा किया। और राज्य हड़पने की नीति जो थी यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, राज्य हड़प लिया जाता था जो डलहौजी ने लाया था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। और भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके भारत का वायसराय बना दिया गया, यानी भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहे जाने लगा। इस तरह से जो भारत का पहला वायसराय बन करके आया था वो था लॉर्ड कैनिंग।
तो दोस्तों आपने ये देखा 1858 का एक्ट। अब इस 1858 एक्ट के बाद एक अगला जो एक्ट था उस एक्ट को हम बताएंगे। मिनट कार बंद कर दें? नहीं अभी चालू है। 15 मिनट हुआ। अभी रहने दो, 20 होगा, हो रहे दो। 1861 का एक्ट। अब इसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे 1861 का एक्ट। दोस्तों अब सवाल 1861 का एक्ट क्या है? 1861 एक्ट को भी समझ लेते हैं, ठीक है। 1861 एक्ट के माध्यम से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सारे क्वेश्चनों को हम एक बार डिस्कशन करेंगे। देखिए इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से 5 कर दी गई। इस एक्ट के माध्यम से पहली विशेषता क्या रखेंगे, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या 4 से 5 कर दी गई। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो कार्यकारिणी परिषद थी, ये कार्यकारिणी परिषद एक ऐसा परिषद होता है जिसमें गवर्नर जनरल को सलाह दिया जाता है कि मतलब आप ये जो भी काम होता है सलाह देने का काम कार्यकारिणी परिषद होती है। अब ये जो कार्यकारिणी जो परिषद थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बनी थी। तो उस समय 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या था, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या 4 थी। लेकिन जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें 4 से 3 कर दिया गया। अब यहाँ पे फिर से एक बार ध्यान देंगे कि यहाँ पे 1861 एक्ट में फिर से 4 से 5 कर दिया गया। 4 से क्या कर दिया गया, 5 कर दिया गया। सॉरी, देखिए फिर से वो बात समझिए। 1773 में क्या किया गया, 1773 में 4 था कार्यकारिणी परिषद, 1784 में 3 किया गया और 1853 में फिर से 4 किया गया और 1861 में यहाँ पे 4 से 5 कर। तो 1861 में क्या किया गया, 4 से 5, यानी कि 4 से 5 किया गया। तो कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या इस समय 1861 में क्या किया गया, 4 से 5 किया गया। और जो ये 5वां सदस्य होगा ये विधि वेत्ता के रूप में होगा। ये कहा गया जो ये 5वां जो सदस्य होगा ये विधि का अच्छा जानकार होगा, उसे जोड़ा जाएगा। दूसरा फैक्ट यहाँ पे क्या जोड़ा गया, इस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि जो विधान परिषद हो उसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 6 होंगे, अधिक से कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 होंगे। और ये कहा गया कि विधान परिषद जो होगी उस विधान परिषद में जो कम से कम सदस्यों की संख्या होगी वो 6 होगी और अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होगी वो क्या होगी, 12 होगी। ये बात कही गई। इस एक्ट के माध्यम से तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, जो मद्रास था, मद्रास बॉम्बे तथा ये बंगाल जो था, बंगाल को पुनः विधान बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। विधान बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। यानी कि जो ये जो यहाँ पे लिखेंगे, जो 1833 में छीन ली गई थी। 1833 में विधान मद्रास, बॉम्बे और बंगाल से विधान बनाने की शक्ति को छीन लिया गया था। लेकिन 1861 के एक्ट में फिर से क्या किया गया, मद्रास, बॉम्बे और जो बंगाल था इसको विधान बनाने की शक्ति प्रदान फिर से कर दी गई। यानी कहा गया कि अभी फिर से विधान अपने राज्य का विधान फिर से बना सकते हैं।
इसीलिए इस एक्ट को हम बोलते हैं एक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। एक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, यानी एक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन इसीलिए इस एक्ट को एक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि हिंदी में शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी एक बार शक्तियों को छीन करके फिर से वापस दे देना, इसी को एक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हैं, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण इसमें किया गया। एक बार छीना गया फिर वापस दिया 1861 में, जो 1835 में छीन लिया गया था, इसीलिए इसको एक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस एक्ट को एक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किस एक्ट में किया गया था। तो बता देंगे कि 1861 के एक्ट में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था, एक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। यानी कि आपसे पूछा है विच एक्ट इज नोन एज एक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किसमें किया गया था, तो इसी 1861 में ही शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था। अब ये था 1858 1861। कितना मिनट हुआ? 21 हो गया। तो ये था 1858 1861 हुआ। अब अगला हम 1892 का जो अधिनियम है वो आगे हम अगले वाले अध्याय में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें।